शुरू करते हैं आज का अध्याय क्रमांक 2। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। और इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं भूमि के बारे में, जो निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि के उपयोग, भूमि का उपयोग निर्धारित करने वाले कारक, भूमि के प्रकार, जनसंख्या, भूमि और इससे उत्पन्न हो रहे हैं समस्या, और फिर देखेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण किस तरह कर सकते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को शुरू करने के पहले अपने किताब में एक छोटी सी कहानी बताई गई है, जिसमें माम्बा और पीटर, ये दो बच्चों की कहानी बताई गई है। जैसे तंजानिया, जो अफ्रीका में है, एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात है पीटर की। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाते हैं। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है, पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। और ये दोनों कहानी में माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, ये बात पता चल चुकी है। और उनके जीवन व्यतीत करने में भी बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ये कहानी का थोड़ा सा आशय हो गया। भूमि का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, 29%, और बाकी हिस्सा पानी है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जितनी भी अभी ये ज़मीन है, ये सभी रहने लायक नहीं है, क्योंकि कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं बंजर धरती है, कहीं बर्फीला इलाका है। ऐसा इलाका है जो बस्ती लायक के लिए भी नहीं हो सकता। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जनसंख्या वितरण असमान रूप से पाया जाता है। अभी ये असमान वितरण क्यों होता है, उसके कारण देखिए। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल अथवा सघन एवं वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हैं। इसका मतलब जहाँ कृषि लायक इलाका अच्छा है, वहाँ बस्ती ज़्यादा है, और जहाँ मरुस्थल है, पर्वतों के तीव्र ढाल है, उबड़ खाबड़ जमीन है, उस इलाके में जनसंख्या कम पाई जाती है। अगला मुद्दा है भूमि के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए हो सकता है, ये सर्वज्ञात है। जैसे कि कृषि के लिए हम खेती करते हैं, खेती से अलग अलग फसल लेते हैं, वो कृषि भूमि पर ही होती है। जंगल होता है, वन होते हैं, जंगल को बढ़ाने के लिए हम वन रोपण करते हैं,
उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उसके लिए खनन भी करते हैं जो भूमि में ही पाए जाते हैं। सड़कों का हम निर्माण करते हैं, यातायात के साधनों को सुविधा देने के लिए इस तरह के सड़कों का निर्माण करते हैं। और भौतिक प्रगति के लिए हम उद्योगों की स्थापना करते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन, अलग अलग उत्पादन लेते हैं, इसके लिए भी हम भूमि का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से भूमि का उपयोग कृषि के लिए, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग का चित्र है और इस चित्र में हम देखते हैं कि भूमि के कितने सारे उपयोग किए गए हैं। यहाँ नदी नज़र आ रही है, या खेत भी नज़र आ रहे हैं और बस्तियाँ नज़र आ रही है। विभिन्न प्रकार की उपक्रम यहाँ नज़र आ रहे हैं जहाँ भूमि का इस्तेमाल किया गया है। ये सभी जगह खेती के लिए वगैरह वगैरह सभी अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक टेबल दिया गया है जो चयनित देशों के भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है, अलग अलग देशों का है। जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जापान, रूस, यूके, यूएसए। और इसमें फसल के लिए कौन सा देश फसल के लिए भूमि का इस्तेमाल कितना प्रतिशत करता है, चारागाह के लिए कितना प्रतिशत होता है, वन के लिए कितना होता है और अन्य उपयोग के लिए कितना होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत में फसल के लिए 57% इस्तेमाल किया जाता है भूमि, चारागाह के लिए 4% रखा गया है, वनों के लिए 22% है, जबकि वन पर्यावरण दृष्टि के लिए 33% जंगल होना जरूरी है, जो 22% ही नज़र आता है यहाँ। और अन्य उपयोग के लिए 17% भूमि का उपयोग किया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे फसल के लिए, सबसे ज़्यादा अपने देश में ही किया जाता है, चारागाह के लिए बहुत ही कम है, वनों के लिए भी साधारण कम ही है और अन्य उपयोग के लिए भी कम ही है। इस तरह से ये विभिन्न देशों में तुलनात्मक रीत्या एक सारणी बताई गई है जिसमें अलग अलग फसल, चारागाह, वन और अन्य उपयोग के लिए भूमि का इस्तेमाल किस तरह किया गया है, इस सारणी में बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहूँगा कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वहाँ निर्जन है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल जानकारी हो गई। जब हम भूमि का उपयोग करते हैं तो भूमि का उपयोग करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं जो भूमि का उपयोग निर्धारित करने वाले साबित हो सकते हैं। उसमें 2 प्रकार के कारक है, एक है भौतिक और दूसरा है मानवीय। तो भौतिक में क्या क्या होता है कि स्थलाकृति, अगर स्थलाकृति अच्छी है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। अगर प्लेन मैदान है, समांतर मैदान है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। मृदा अगर अच्छी है तो उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खेती के लिए करेंगे। जलवायु अच्छा है तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो इंसान के लिए रहने के लिए एक उपयुक्त और पोषक वातावरण बन जाएगा। खनिज है तो वहाँ अच्छे उद्योग चलेंगे और जनसंख्या भी ज़्यादा रहेगी। खनिज का इस्तेमाल करने से और तरक्की भी हो सकती है। और जल की उपलब्धता अगर वहाँ अच्छी है तो हम भूमि का भी उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कारक है मानवीय कारक, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के लिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी, अगर प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी है या कारखाने हैं, कारखानों के लिए उत्पादन किया जाता है, कच्चा माल दिया जाता है, कच्चा माल उत्पादन करने के लिए खेती करेंगे। इस तरीके से प्रौद्योगिकी अगर है तो प्रौद्योगिकी को सप्लाई करने के लिए जो उत्पादन होते हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे, जो खेती के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से भूमि का उपयोग निर्धारित करने वाले ये 2 कारक है, भौतिक कारक और मानवीय कारक। समय के अनुसार भूमि का इस्तेमाल करना भी बदल रहा है। एक ज़माना ऐसा था, मान लीजिए ये 2020 है, 2020, ये 1950, ये 1900
और ये 1850 का समय मान लीजिए। तो देखिए ये 50-50 साल का हमने अगर अवधि भी देखे हैं तो इसमें और इसमें 50 साल का डिस्टेंस नज़र आता है। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर खेती भी है और साथ साथ में जंगल भी पाए जाते हैं, और घरों की जो तस्वीर नज़र आ रही है वो पिछड़ी नज़र आती है। उसके बाद थोड़ी सी तरक्की होती है या अच्छे घर बन जाते हैं, ईंटों के सीमेंट के घर बन जाते हैं, लेकिन खेती का दायरा या कम नज़र आता है, बस्तियां बढ़ने लगती है, जंगल कम होने लगता है। यहाँ तो बस्ती ज़्यादा बढ़ने लगी, खेती का दायरा भी कम हो गया है, जो जंगल भी बहुत ही कुछ बचा ही नहीं गया। लेकिन अगर हम 2020 की अगर बात करेंगे तो यहाँ देखिए जो ये इलाका था, ये इलाका और यहाँ का इलाका पूरा का पूरा परिवर्तन हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और यहाँ केवल शहर ही नज़र आता है। इस तरह से क्या हो गया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार हम भूमि का इस्तेमाल करना भी बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है उसकी मात्रा में भूमि कभी बढ़ती नहीं, और इसीलिए भूमि हमको कम भी पड़ती नज़र आती है। अगला मुद्दा है स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार क्या क्या होते हैं। यहाँ स्वामित्व के आधार पर जो ओनरशिप जिसको बोलते हैं, ओनरशिप बेस्ड ऑन ओनरशिप, भूमि के प्रकार, पहला है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत भूमि और सामुदायिक भूमि, और सामुदायिक भूमि को ही हम साझा संपत्ति भी कहते हैं। जैसे निजी भूमि का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व की होती है वो भूमि, उसको बोलेंगे हम निजी भूमि। और ऐसी भूमि भी होती है कि जो समुदाय के स्वामित्व की होती है, तो उसको बोलेंगे हम सामुदायिक भूमि। और सामुदायिक भूमि को क्या बोलते हैं, साझा संपत्ति कहा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो प्रकार हो गए, व्यक्ति मतलब निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। जैसे कि हम इसके पहले बता चुके हैं, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित होती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, भूमि के उपयोग के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो कैसे, देखिए, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, जिससे निम्नीकरण होता है, समस्या निर्माण हो रही है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड, मृदा अपरदन होता है, मरुस्थलीकरण होता है। ये सभी पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा नजर आते हैं। तो ये हो गए, जैसे कि हम प्रगति करते हैं, लेकिन प्रगति के साथ साथ हम अपने पर्यावरण के लिए खतरा भी बना रहे हैं। तो ये हो गई जनसंख्या बढ़ने से भूमि के बारे में समस्या और बढ़ जाती है। यहाँ भूस्खलन का थोड़ा सा परिचय किया गया है, जैसे कि एक शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि मतलब ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ से अचानक बारिश से या किसी और कारण से ये हिस्सा नीचे की ओर खिसक जाता है, पूरा का पूरा जो जमीन को समांतर हो जाता है, अचानक खिसक जाता है, तो उसको बोलते हैं हम भूस्खलन। और ये भूस्खलन भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। कभी कभी लंबे समय तक अगर वर्षा कंटिन्यू चलती रहती है तो भी भूस्खलन होते हैं। और यह ऐसा होने से नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर देता है, जिससे नदी अवरुद्ध हो जाती है। फिर अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। तो ये जनरली कहाँ होता है, पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से एक समस्या बन जाती है, जो जिसको हम प्राकृतिक आपदा भी है ये। और जैसे ही ये हो जाती है, अगर मानवीय बस्ती के आसपास ये अगर घटती है तो जीवन और संपत्ति को भी आघात पहुंचती है, और यह चिंता का मुख्य विषय है आज के ज़माने में। जहाँ जनरली जिस इलाके में पहाड़ी इलाका होता है वहाँ ऐसे भूस्खलन होते रहते हैं। अगला मुद्दा देखते हैं हम, भूमि संसाधन का संरक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और भूमि की बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का भी विनाश होने लगा, क्योंकि वन भूमि भी हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। और
बढ़ती जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मुहैया कराने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का इस्तेमाल फसल के लिए या कृषि के लिए करते हैं। अगर ये विनाश का जो वर्तमान दर है वो अगर कम नहीं हुआ तो अपने लिए आगे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम वनारोपण करेंगे। जहाँ अगर ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ जब पेड़ों की संख्या कम है, वहाँ वन को या पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। भूमि उद्धार करेंगे, जैसे कि मतलब बाढ़ के कारण या ज़्यादा धूप के कारण ज़मीन का या भूमि का विनाश होता है और उसका भी अपने को उद्धार करना है। भूमि की जो मिट्टी होती है वो बरकरार रहनी चाहिए। हम खेतों में रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरों का अति उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि भूमि की जो सुपीकता है या उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। और चौथा कारण है कि हम जो एक ही जगह पर बार बार अपने जानवरों को ना चराए, अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही जगह पर बार बार अगर जानवरों को चराते हैं तो वहाँ की भूमि पर जो पलने वाले पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो भूमि संरक्षण करने के लिए इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम उपाय बनाकर हम अपनी भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया है भूमि के बारे में, हमने परिचय कर चुके हैं। जो भूमि एक प्रमुख संसाधन, नैसर्गिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है और वो भूमि कभी बढ़ती नहीं है। जिस तरीके से जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है और इसीलिए हमको भूमि संसाधन का संरक्षण करना भी बेहद ज़रूरी है। आज के लिए हम यही रुकते हैं।